हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे डॉक्टर पांडे क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, आशा करता हूं। ईश्वर की असीम अनुकंपा आप लोगों पर हमेशा कायम रहे और आप अपने रास्ते में चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मित्रों, आज जिस वीडियो को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, ये आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सबसे पहले तो आप लोग जो मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए मित्रों, जिससे मुझे और अच्छी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूँ कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है इसके बारे में आप लोग बताइए कमेंट लाइक करके, ठीक है ना मित्रों। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पार्ट 1 मैंने बनाया है, ठीक है ना। आइए प्रारंभ करते हैं। पार्ट 1 शाब्दिक स्रोत, ठीक है ना। बीए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस का है आपका, ठीक है ना। बीए और पेपर है फर्स्ट पेपर आपका, ठीक है मित्रों। जो आपका फर्स्ट पेपर है, आइए उसके प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं कला रेखा, सोर्स एंड टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अध्याय आपका दूसरा अध्याय है, द्वितीय अध्याय, लेसन 2। इसका नाम है शाब्दिक स्रोत, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बौद्धिक साहित्य, जैन साहित्य एवं ऐतिहासिक साहित्य। लिटरल श्योरेस, वैदिक लिटरेचर, ब्राह्मणिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल लिटरेचर, ये आपका नाम है पेपर का। आज जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत या फिर साधन इसे कहते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश हमें अपने प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी सामग्री बहुत कम प्राप्त हुई है। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे ग्रंथों का प्राय अभाव सा है जिन्हें आधुनिक परिभाषा में इतिहास की संज्ञा दी जाती है। यह भी सत्य है कि हमारे यहाँ हेरोडोटस तथा लिवी जैसे इतिहास लेखक नहीं उत्पन्न हुए जैसा कि यूनान, रोम आदि देशों में हुए थे। प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का भी अभाव था। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ के निवासियों में अति प्राचीन काल से ही इतिहास बुद्धि विद्यमान रही। वैदिक साहित्य, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में अत्यंत सावधानी पूर्वक सुरक्षित आचार्यों की सूची वंश से यह बात स्पष्ट हो जाती है। यानी कि जो सूची मिली है इन ग्रंथों में, वो आचार्यों द्वारा जो लिखित सूची है उसका वंश परंपरा का इसमें द्रष्टव्य प्रस्तुत है, ठीक है ना। वंश के अतिरिक्त गाथा तथा नरांशांसी साहित्य को जो राजाओं तथा ऋषियों के स्तुतिपरक गीत हैं से भी सूचित होता है कि वैदिक युग में इतिहास लेखन की परंपरा विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त इतिहास तथा पुराण नाम से भी अनेक रचनाएं प्रचलित थीं, जिन्हें पंचम वेद कहा गया है। क्या कहा गया है मित्रों? पंचम वेद। अब कुछ इतिहासकार हुए हैं, इतिहासकार जो हुए हैं मित्रों, प्रमाणों की कतिपय इतिहासकारों के मत है जिन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं। प्रमाणों के न्यूनता यूरोपीय सभ्यता की आपेक्षिक नवीनता एवं ईसा पूर्व द्वितीय सहस्राब्दी भारत पर
आर्यों के आक्रमण के मत से ग्रस्त कतिपय आरंभिक विद्वानों की धारणा थी कि भारत में लेखन कला का प्रारंभ अत्यधिक बाद में हुआ। वे ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी से परे मानने को तैयार न थे। पाश्चात्य विद्वान मैक्स वूलर के कथनानुसार इन्होंने कहा कि पाणिनि की पारिभाषिक शब्दावली में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो लेखन के अस्तित्व की पूर्व कल्पना करता हो, ऐसा मैक्स मूलर ने कहा। दूसरे जो जिनके मत हैं, बर्नेल के मतानुसार इन्होंने कहा कि दूसरे पाश्चात्य विद्वान बर्नेल महोदय के समर्थक हैं और उनका कहना है कि भारतीय ब्राह्मी लिपि फिनीशियन लिपि से निकली है तथा भारत में इसका ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी के पहले न हुआ होगा, ऐसा कथन बर्नेल महोदय का है। तीसरे हैं डॉक्टर वूलर के शब्दों में इन्होंने कहा कि जिनके पास भारतीय लिपि विज्ञान के इतिहास पर लिखने के लिए पूर्ववर्ती विद्वानों की अपेक्षा अधिक साधन थे, ब्राह्मी लिपि के उद्गम की विवेचना करते हुए निम्नलिखित शब्दों में उसका भारत में प्रवेश काल निश्चित करते हैं। क्योंकि ब्राह्मी का विस्तार ईसा पूर्व 500 या इससे भी पहले हो चुका था, अतएव 800 ईसा पूर्व सेमेटिक वर्गों के भारत में प्रवेश की वास्तविक तिथि मानी जा सकती है। इस प्रकार लेखन कला का प्रवेश काल पूर्वोत्तर प्रमाणित होगा और इसे ईसा पूर्व 1000 या इससे पूर्व रखना होगा। अब आ जाता है आपका ब्राह्मण साहित्य के साक्ष्य। इसके अंतर्गत क्या है? बौद्धकालीन ब्राह्मण साहित्य का समय मैक्स मूलर ने ईसा पूर्व 800 से ईसा पूर्व 1400 के मध्य रखा था, किंतु वूलर और विंटरनित्ज जैसे संस्कृत साहित्य के परवर्ती इतिहासकारों ने भारत के राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को ध्यान में रखकर उस साहित्य की प्राचीनतम सीमा ईसा पूर्व की 3री या 4थी शताब्दी माना है। 4थी शताब्दी माना है। अब आ जाते हैं हम लोग मित्रों, ऐतिहासिक ग्रंथ हुए हैं कुछ, ठीक है ना। करीब मैंने यहाँ पे 18-19 ऐतिहासिक ग्रंथों को लिया है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपका ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत है अर्थशास्त्र। ये भी एक साक्ष्य है, मतलब ये पुस्तकों में जो लिखा है उसके बारे में यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र जो है इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री आचार्य चाणक्य, कौटिल्य जिनका नाम है विष्णुगुप्त भी उन्हें कहते हैं, ने की थी। ये जो पुस्तकें हैं मित्रों, ये पुस्तकें हर एक पेपर में पूछी जाती है एंशिएंट हिस्ट्री के संबंध में, ठीक है ना। कौन सी पुस्तक में क्या लिखा है, इसके रचनाकार कौन है, ठीक है ना, इसमें कितने अधिकरण हैं, कितने प्रकरण हैं, ये सब पूछा जाता है। तो ये मैंने 18 जो कृतियां हैं विद्वानों की उसको मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है ना। और ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं अपने। तो कौटिल्य के कितने नाम है? कौटिल्य के, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ठीक है ना। और इस अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है यह अर्थशास्त्र। यद्यपि इस ग्रंथ से मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास पर तो कोई प्रकाश नहीं पड़ता। इसमें जो मौर्यकालीन इतिहास है उसके राजनीतिक इतिहास का कोई अता पता नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ है। पर उस समय की शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक
स्थिति आदि की जानकारी का यह सर्वोत्तम साधन है। ये तीनों चीज कौन कौन सी? शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, ये तीनों की सर्वोत्तम साधन है। उससे जानकारी प्राप्त होती है किसमें? अर्थशास्त्र में। इसमें राज्य की उत्पत्ति, उसका गठन, उसकी सुरक्षा के उपाय, राजा के अधिकार क्या थे तथा कर्तव्य, उसके मंत्रियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति, उनके कर्तव्य, अधिकार, सामाजिक संस्थाओं तथा आर्थिक क्रियाकलापों का जितना विशद एवं सजीव चित्रण है वैसा अन्य तो दुर्लभ है। ये सब चीज अर्थशास्त्र के अंतर्गत है। अब आता है आपकी गार्गी संहिता। गार्गी संहिता, इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख प्राप्त होता है, अतः इसकी रचना प्रथम शताब्दी के लगभग ही हुई होगी। अब अगला आता है मालविकाग्नि मित्रम। यह कालिदास कृत नाटकों में एक है, अतः इसकी रचना चौथे शताब्दी के अंत में अथवा 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई होगी, ऐसा मानना है। इस नाटक में पुष्यमित्र और यवन युद्ध का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें गुप्तकालीन सभ्यता तथा संस्कृत पर भी प्रकाश पड़ता है। अब चौथा आपका आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाखदत्त। आइए देखते हैं मुद्रा राक्षस में क्या है। यह एक नाटक है। इस नाटक की रचना विशाखदत्त ने चौथे शती ईस्वी को उत्तरार्ध अथवा 5वीं शती के पूर्वार्ध में की थी। यद्यपि इसमें मौर्यकालीन घटना का निरूपण किया गया है, पर यह ग्रंथ गुप्तकालीन सभ्यता एवं संस्कृति, यहां होगा गुप्तकालीन सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययन में उपादेय है। संस्कृत में उपादेय है, ठीक है ना, संस्कृत के अध्ययन में उपादेय है। अब आता है आपका 5वां अष्टाध्यायी। इसकी रचना पाणिनि महोदय हैं। पाणिनि ने लगभग 400 ईसा पूर्व की होगी, ऐसा मानना है। यह व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है अष्टाध्यायी से। अब आता है छठा आपका महाभाष्य। पतंजलि कृत महाभाष्य लगभग 150 ईसा पूर्व रहा होगा। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक विशालकाय टीका है। पतंजलि शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। पतंजलि जो थे वो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हैं। अब आता है आपका 7वां ग्रंथ कामंदीय नीतिशास्त्र। ये क्या है? अर्थशास्त्र को आधार मानकर गुप्त काल के अंतिम दिनों में कामंदक ने कामंदकीय नीतिशास्त्र की रचना की। विश्व से तत्कालीन आचार व्यवहार और राजनीतिक सिद्धांतों पर विशेष प्रकाश पड़ता है। इससे इसकी रचना का काल 700 से 800 के लगभग रहा होगा, ऐसा मानना है। अब बृहस्पति अर्थशास्त्र 8वां आपका क्या है? बृहस्पति अर्थशास्त्र। कौटिल्य के ही भांति बृहस्पति जी ने भी एक अर्थशास्त्र की रचना लगभग 900 से 1000 ईस्वी के मध्य की होगी। इसमें तत्युगीन राज कर्तव्यों का पता चलता है। अब अगला है 9वां आपका स्वप्न वासव दत्तम। यह एक नाटक है। इस नाटक की रचना 6ठी शती ईस्वी में किसने की थी? भास ने की थी। इसमें विवृत उदयन का संबंध यद्यपि 6ठी शती ईस्वी से है, पर इससे गुप्तों के शासन काल के अंतिम दिनों की भारतीय संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। अब 10वां आता है आपका मृच्छकटिक क्या है? इसकी रचना शूद्रक ने गुप्त काल में की थी। यह रचना गुप्त काल में हुई है।
इसके रचनाकार हैं शूद्रक महोदय। यद्यपि इसमें किसी राजनीतिक घटनाओं का संकेत नहीं किया गया है, पर उस काल के सांस्कृतिक जीवन के अध्ययन में इस नाटक की उपादेयता है। अब 11वां आता का हर्षचरित। हर्षचरित पुष्यभूत वंश के शासक हर्ष के दरबारी कवि वाण भट्ट द्वारा रचित एक यह गद्य काव्य है। हर्षचरित के दरबार में कौन थे? बाण भट्ट कवि थे, और इन्होंने यह गद्य काव्य हर्षचरित लिखा, जिसका समय लगभग 7वीं शताब्दी तथा संभवतः प्राचीनतम ऐतिहासिक ग्रंथ है ये। इसमें हर्ष के जीवन एवं उपलब्धियों के साथ साथ मौर्य, शुंगों, कर्णों आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी मिलती हैं। हर्षकालीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी का तो यह बेजोड़ साधन प्रतीत होता है, या बेजोड़ साधन है। अब 12वां आता है आपका गौडोहो। इसकी रचना कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबारी कवि वाक्यपति राज ने प्राकृत भाषा, गौडोहो जो है प्राकृत भाषा की लिखा गया है, और यशोवर्मन के दरबारी कवि कौन थे? वाक्यपति राज ने 8वीं शताब्दी के मध्य में की होगी। इसमें यशोवर्मन के मगध नरेश गौड़ नरेश के ऊपर, मगध नरेश कौन थे उसमें? गौड़ नरेश के ऊपर विजय का वर्णन किया गया है। अब आता है 13वां आपका आर्य मंजूश्री मूल कल्प। यह महायान से संबंधित ग्रंथ है। इसमें 700 से 750 ईस्वी तक का भारतीय इतिहास वर्णित है। विभिन्न राजवंशों के इतिहास के निरूपण के प्रयास में लेखक ने गुप्त वंश इतिहास का भी विवरण दिया है। वर्तमान में अधिकांश विद्वान इसकी ऐतिहासिकता में विश्वास नहीं करते। 14वां आपका है नवशशांक चरित। इसकी रचना परमार शासक मुंज के दरबारी कवि परिमल ने 11वीं शताब्दी में की थी। परमार शासक हुए हैं मुंज महोदय, परमार शासक मुंज थे, और इनके दरबारी कवि कौन थे? परिमल ने। इन्होंने 11वीं शताब्दी में नवशशांक चरित का ग्रंथ लिखा, ठीक है ना। इसमें परमार वंश विशेषकर सिंधुराज नवशशांक के इतिहास से संबंधित सामग्री प्राप्त होती है। अब आता का 15वां विक्रमांक देव चरित। इसकी रचना कश्मीरी कवि विल्हण ने 11वीं शताब्दी में की थी। यह कल्याणी के चालुक्य नरेश शठ विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। इसमें की शठ विक्रमादित्य उपलब्धियों का अत्यंत सजीव वर्णन प्रस्तुत। इसमें भी शठ विक्रमादित्य उपलब्धियों का अत्यंत सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। यहां भी होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसमें शठ विक्रमादित्य उपलब्धियों का अत्यंत सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इससे शठ विक्रमादित्य के इतिहास के साथ साथ कल्याणी के चालुक्य के इतिहास एवं उनके समसामयिक राजवंशों से संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है आपका अगला 16वां पृथ्वीराज विजय। इसकी रचना कश्मीर के जनक ने 1191 से 1193 ईस्वी के मध्य की थी। इससे तृतीय पृथ्वीराज तथा उसके पूर्वजों के इतिहास अध्ययन में सहायता मिलती है। 17वां आपका है रामचरित। रामचरित की रचना संध्या
करनंदिन ने की थी। इसमें द्वयाश्रय काव्य शैली में एक और रामायण की कथा वर्णित है तो दूसरी ओर श्लेष में पालवंशी रामपाल का इतिहास निबद्ध है। अब अगला आता है आपका राज तरंगिणी। इसकी रचना कश्मीरी कवि कल्लड़ ने 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में की थी। ऐतिहासिक मापदंडों पर विरचित यह प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें 8 तरंगों में आदिकाल से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों एवं उनके शासकों का इतिहास अत्यंत विवेकपूर्ण एवं तथ्यपूर्ण शैली में निरूपित। सर्वप्रथम इसे अनुवाद सहित 1835 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ने प्रकाशित किया। 1835 में अनुवाद करके एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ने प्रकाशित किया, जो 1823 ईस्वी में मूरक्राफ्ट द्वारा तैयार किए गए देवनागरी संस्करण पर आधारित है। अब आता है आपका संगम साहित्य। संगम साहित्य उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत में भी प्राचीन काल में बहुत से ग्रंथ तमिल तथा कन्नड़ भाषा में लिखे गए थे। तमिल भाषा में लिखे गए ग्रंथों में संगम साहित्य प्रथम उल्लेखनीय है। संगम का तात्पर्य है संघ या परिषद। संगम तमिल कवियों और विद्वानों तथा आचार्यों की परिषद थी। इनका गठन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य के साथ साथ परवर्ती काल में वर्णित अन्य अनेक तमिल ग्रंथों जिनका महान राजवंशों के संरक्षण में किया गया सभी भारतीय इतिहास के अध्ययन में सहायता प्राप्त होती है। इतिहास के अध्ययन में सहायता प्राप्त होती है। इनमें प्रबंधम वर्ग के साहित्य से कलम्बकम, परणी, उला तथा कोवई विशेष उल्लेखनीय है। यद्यपि यह दरबारी रचनाएं और इनमें इनके प्रणेताओं ने ज्यादातर अपने संरक्षक का जीवन वृत्त ही दिया है, पर प्रसंगता इनमें बहुत सी ऐसी सामग्री मिल जाती है जो दक्षिण भारत के इतिहास अध्ययन में उपादेय है। इस श्रेणी के ग्रंथों में कलिंग तुपरणी जिसमें चोलों की कलिंग विजय का वर्णन किया गया है तथा नंदिक लंबकम जिसमें पल्लव शासक नंदीवर्मा का चरित्र निरूपित है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कन्नड़ साहित्य क्या है? कन्नड़ साहित्य के अंतर्गत कविराज मार्ग जिसकी रचना संभवतः राष्ट्रकूट नरेश नपतुंग ने की थी, पम पर रचित विक्रमार्जुनीय विजय भारत तथा रन रचित गदा युद्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अंतिम दोनों चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटों के इतिहास का अध्ययन में अति उपादेय है। मित्रों धन्यवाद। ये था आपके ऐतिहासिक ग्रंथ जिन पे आज चर्चा हुई। आपको वीडियो कैसा लगा? आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन हर कंपटीशन की तैयारी इसके मद्देनजर रखते हुए आपको इसमें से मेन पॉइंट छांटने होंगे। धन्यवाद मित्रों। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए जो हमेशा कहता हूँ।